नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कलाम अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का ये नाचीज गढ़वाल इस्तकबाल करता है, तहे दिल से आपका अभिनंदन करता है। जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि हमने जो पिछले टॉपिक्स पढ़े उनमें जो हालिया अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ उसका नाम था आपका वॉइस, जिसे हमने 4 सेक्शंस में 4 भागों में कंप्लीट किया और उन 4 भागों के अंदर हमने चौथे भाग तक पहुंचते पहुंचते आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी, कोई भी आपका ऐसा संशय नहीं छोड़ा जिससे आपको किसी प्रकार की परेशानी हो सके, जिससे आपको किसी प्रकार की बाधा मिल सके। ऐसा कुछ नहीं था। सारी बाधाओं को पार पाते हुए, सारी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करवाते हुए आगे ले जाया गया। अब स्क्रीन पर आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपका एक टॉपिक का नाम है जिसका नाम है कंडीशनल्स। आप सिलेबस में से जहां भी ढूंढेंगे तो आपको यह शब्द देखने को नहीं मिलेगा। यह बात मैं पहले क्लियर कर दूं। आप जब अपने पाठ्यक्रम की बात करते हैं, पाठ्य वस्तु की बात करते हैं, पाठ्यचर्या की बात करते हैं, तो वहां वाले पार्ट में कहीं पर भी यह टर्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? और जब यह देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह बाहर तो नहीं है सिलेबस के, बिल्कुल भी बाहर नहीं है। जब आप करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब पढ़ते हैं, जब आप टेंसेस पढ़ते हैं आपका, तो उनके तहत ही इस शब्द को शामिल कर दिया जाता है। अर्थात अगले ने सीक्वेंस ऑफ टेंस डाला, टाइम एंड टेंस डाला, अकेला टेंस वर्ड डाला या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब नामक आपका पार्ट डाला, इसका मतलब कंडीशनल का क्वेश्चन या शर्तात्मक वाक्य का क्वेश्चन उसके अंदर 100% 100% बनेगा ही बनेगा। यह हर हाल में वहां पर बनेगा। अब देखिए जरा, इस पैटर्न के अंदर हम लेते हैं तो यहां जो अपना टर्म आ रहा है वो टर्म अपने टॉपिक के नाम में यह बनेगा कंडीशनल्स। पहले इस पर चर्चा कर लूं मैं, यह है क्या, इसके टुकड़े करते हैं हम। ये जिस शब्द से निकलकर आया उसका नाम क्या है आपका कंडीशन। कंडीशन के साथ में यहां पर एक सफिक्स जुड़ा एल, दूसरा सफिक्स जुड़ा एस, और कंडीशन है, कंडीशन के मायने क्या होते हैं, शर्त। अब यह शर्त किसी ना किसी वाक्य में दर्शाई जाएगी। कोई ना कोई सेंटेंस ऐसा यूज होगा जिसके अंदर आपके कंडीशन को लगाया जाएगा। अर्थात मैं इसको क्यूमुलेटिव नेचर में क्या बोल सकता हूं, आपका कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसा कहा जा सकता है। जब इसकी मैं बात करूंगा तो यहां इसे हिंदी में मैं कहूंगा आपका शर्तात्मक वाक्य। क्या बोला जाएगा इसे, आपका शर्तात्मक वाक्य, ऐसा यहां पर इसे पढ़ा जाएगा। अब जब ये चीजें आपके समक्ष आ रही हैं तो इन पैटर्न के ऊपर आपको एक चीज कवर कर लेनी है, और वो चीज दोस्तों कौन सी है आपकी, कि यहां ये अकेला नहीं आएगा, किसी ना किसी सेंटेंस के अंदर इसे आपका शामिल कर दिया जाएगा, किसी ना किसी सेंटेंस में से आपका लगा दिया जाएगा। ओके, अब ये चेक करिएगा, मेरे पास में जो आपका कंडीशनल्स है इसमें कंडीशन प्लस एल प्लस एस है। कंडीशन के मायने आपकी शर्त होते हैं और कंडीशनल सेंटेंसेस आपका यहां से बनता है, और इसी को इस क्यूमुलेटिव नेचर में दोनों को जोड़ के मैंने आपके समक्ष क्या लिख दिया, आपका कंडीशनल्स लिख दिया। तो आराम से आपको समझ में आया होगा मैं कौन से टॉपिक की बात कर रहा हूं। अब चलते हैं इसके अगले पड़ाव की तरफ। यहां देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस बनते कैसे हैं। तो ये सेंटेंस का नाम मैं दोबारा लिखूंगा आपके लिए, कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्तात्मक वाक्य। इसमें एक ब्लेंड होगा, एक मिश्रण होगा। जो मिश्रण रहेगा उसमें पहला पार्ट आपका रहेगा कंडीशन और दूसरा पार्ट रहेगा आपका रिजल्ट। पहला हिस्सा आपका कंडीशन का है, दूसरा हिस्सा आपका रिजल्ट का है। कंडीशन को हम हिंदी में कहें तो क्या कहा जाएगा, शर्त, और रिजल्ट को हम हिंदी में कहें तो बताइए इसे क्या कहा जाएगा, आपका परिणाम कहा जाएगा। कुल मिलाकर एक ऐसा वाक्य जिसमें शर्त भी शामिल होती है, जिसमें परिणाम भी शामिल होता है, दोनों को मिलाकर आपका एक जगह लगा दिया जाता है, उसे हम कंडीशनल सेंटेंसेस का नाम देते हैं। यह चीज ध्यान रखेंगे। यहां पर मैं दूसरे कलर के साथ में से शो कर रहा हूं आपके 2 एग्जांपल्स लेके, जिसमें आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आपका टीचर आपसे क्या कहना चाहता है। अगर मैंने आपको यह लिख कर दिया, इफ यू वर्क हार्ड, कॉमा you will get selection. If you work hard you will get selection.
अगर आप कठोर मेहनत करते हैं तो आपका चयन होगा, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको सिलेक्शन मिलेगा। ये इसके मायने हैं, ये इसका अर्थ बनता है। तो यहां वाले हिस्से में आपने ये पढ़ा इफ यू वर्क हार्ड वाला, ठीक है। अब ये इफ यू वर्क हार्ड वाला आया तो ये यहां किसका काम कर रहा है? ये काम कर रहा है दोस्तों आपका कंडीशन का। कंडीशन बोले तो आपका शर्त का काम यहां पर कर रहा है। और जब आप इसकी बात करते हैं कौन सा, यू विल गेट सिलेक्शन, तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका बात कर रहा है यहां पर रिजल्ट का। और रिजल्ट का मतलब क्या है? परिणाम से लिया जाएगा, अर्थात उसे वहां पर रखा जाएगा। भाई सीधी सी बात यह है कि जिसमें कंडीशन प्लस रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब मेरा दूसरा सवाल यह उठेगा आपके समक्ष, कौन सा, कि क्या कंडीशन इसमें मैंने पहले लिखी है तो हमेशा कंडीशन पहले ही आएगी क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों। क्या आप ये कहते हैं कि इसमें रिजल्ट बाद में लिखा है, हमेशा रिजल्ट बाद में ही आएगा क्या? कतई नहीं आएगा। आप चाहें तो कंडीशन को आगे रख सकते हैं, आप चाहें तो रिजल्ट को आप कहां लेकर आ सकते हैं? आपका पहले भी लेकर आ सकते हैं। बात समझे आप? कंडीशन पहले, रिजल्ट बाद में, रिजल्ट पहले, कंडीशन बाद में, दोनों आपकी कंडीशंस अलाउ हैं, दोनों स्थितियां आपकी वहां अनुमत होती हैं, उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मैं एक यहां पर एग्जांपल लिखता हूं और इसी को मॉड्यूल करता हूं, इसी का मॉड्यूलेशन देके आपके समक्ष रखता हूं। मैंने सेंटेंस आपके समक्ष ये लिख दिया जिसमें ये डाला यू विल गेट सिलेक्शन if you work hard। आपका सिलेक्शन या आपका चयन हो जाएगा अगर आप कठोर मेहनत करते हैं, ठीक है। तो यहां वाले हिस्से में आपको यह चेक करना मेरे भाई कि यहां टर्म क्या दिया, यू विल गेट सिलेक्शन। बताइए ये किसका शो हो रहा? आपका रिजल्ट का यानी परिणाम का। और ये जो हिस्सा है इफ यू वर्क हार्ड वाला, ये किसका शो है? आपका कंडीशन का, अर्थात आपका शर्त का माना जा रहा है, ठीक है। अब एक चीज आपको यह चेक करनी है, कौन सी चेक करनी है बताइए जरा। आप यहां पर यह देखेंगे कि आपके पास में पहले कंडीशन है, फिर रिजल्ट है, पहले रिजल्ट है, फिर कंडीशन है, अर्थात दोनों स्थितियां आपकी अलाउ हैं, दोनों स्थितियों को अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते एक कंडीशन और एक रिजल्ट का होना जरूरी है। तो यहां आराम से आपने समझा होगा कि कंडीशनल सेंटेंस का नेचर कैसा होता है, उसकी प्रकृति, उसका वहां पर संप्रत्यय क्या है, वो इजीली आपको पता चला होगा, इसकी स्ट्रक्चर से भी आपने निकाला होगा। अब आगे इसमें पढ़ते हैं दोस्तों हमें कंडीशनल सेंटेंस की क्या चाहिए? आपका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के मायने क्या हैं? हमें इसकी क्या चाहिए? आपका पहचान चाहिए। क्या चाहिए? आपका पहचान। अब ये जो पहचान हमें मिल रही है, ये पहचान हमें डिसाइड करवा के बताएगी कि इसमें कंडीशनल सेंटेंस होगा या फिर आपका नहीं होगा, इसमें कंडीशनल सेंटेंस आपका आएगा या फिर आपका नहीं आएगा। यही चीज हमें क्लैरिटी के साथ में वहां पर देखने को या पढ़ने को मिलेगी। तो यह कंडीशनल सेंटेंस में आपके पास में ये शब्द हो सकते हैं, जैसे आपका इफ आ सकता है, या फिर इसमें आपका अनलेस हो सकता है, या फिर आपका अनटिल हो सकता है, या फिर इसमें टर्म आपका सपोजिंग हो सकता है, या फिर इसके अंदर टर्म आपका वर आ सकता है, या फिर इसमें टर्म आपका सो लॉन्ग हो सकता है, या आपके पास में शब्द लेस्ट हो सकता है, आपके पास में सेंटेंस में हैड भी आ सकता है, आपके पास में सेंटेंस में एज इफ भी हो सकता है, और आपके पास में सेंटेंस में प्रोवाइडेड नामक शब्द भी हो सकता है। कुल मिला के बात क्या हो रही है दोस्तों कि आपके पास इन 10 शब्दों में से काउंट कर लीजिएगा, मिलेंगे। अगर इनमें से कोई भी एक शब्द आता है और वो शब्द हमारे वाक्य में हमें इनका भाव देता है, जिसे आप सपोजिशन का नाम देते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में इसे आप इमेजिनेशन का नाम देते हैं,
सपोजिशन या इमेजिनेशन का नाम बोलते हैं, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? आपका कल्पना का भाव। सिंपली नहीं देना चाहिए, इनमें कल्पना का भाव होना चाहिए। जैसे आप कहीं वर को लेकर बैठ जाओ कि सर वर का मतलब था, थी, थे, ता, था, ती, थी, ते, थे, ऐसा नहीं चाहिए भाई। काश, अगर, यदि, काश ये होता, यदि वो होता, अगर ऐसा होता, काश वैसा होता, इस टाइप का मीनिंग वहां पर चाहिए। जैसे आपने यहां पर ले लिया कौन सा कि भाई एज इफ के नीचे वाला वर्ड है प्रोवाइडेड। अब प्रोवाइडेड का सिंपल मीनिंग क्या होता है? प्रोवाइड का मीनिंग होता है प्रदान करना। क्या होता है आपका? प्रदान करना। ठीक है, तो ये प्रदान करना मीनिंग नहीं चाहिए, मुझे यहां कंडीशनल में लेना है। तो कंडीशनल में मेरे पास में प्रोवाइडेड का जो मीनिंग बनेगा वो प्रदान किया नहीं बनेगा, बल्कि क्या होगा आपका? बशर्ते। क्या पढ़ा जाएगा इसे? बशर्ते। जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आपका यदि बोल सकते हैं, या फिर आपका वहां पर इसे काश या अगर ऐसे शब्दों से भी संबोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां ये जो टर्म आपको मिल रहा है ये अपने मूल अर्थ से संबंध रखेगा ही नहीं। यहां पर मुझे कल्पना, सपोजिशन, मुझे इमेजिनेशन, इनका भाव चाहिए और वही भाव मुझे बताएगा कि ये मेरा सेंटेंस कंडीशनल है या नहीं। अब आप कहेंगे कि सर हमने पीछे 2 एग्जांपल्स लिखे, बिल्कुल लिखे दोस्तों, तो उनमें हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कंडीशनल है या फिर आपका नहीं है? उसे चेक करिएगा जरा। देखिए इस सेंटेंस के अंदर यहां इफ आ गया, आ रहा है, और यहां आप चेक कर लीजिए, यहां पर आपके पास में क्या आ गया? इफ आ गया, आ रहा है ना आपका? तो ये इफ इसको कंडीशनल बना रहा है, ये इफ इसको कंडीशनल बना रहा है। और साथ में ये चीज की आपको ध्यान रखनी है, कौन सी चीज वहां पर? कि आप ये माइंड में सेट करके रखें कि हमारे पास में इन 10 शब्दों में से एक शब्द होगा, और अगर ये बार बार बोल रहा हूं, अगर ये अपना सपोजिशन या इमेजिनेशन अर्थात कल्पना का भाव देता है, तो ये सेंटेंस डायरेक्टली क्या बन जाएगा? आपका कंडीशनल सेंटेंस बन जाएगा। चलते हैं अपन अगली बात पर। यहां पर कंडीशनल सेंटेंस के अंदर 2 ऐसी वर्ब्स होती हैं, 2 ऐसे क्रिया शब्द होते हैं जो आपको वहां पर बताते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें इनका महत्व क्या है। और इनका महत्व मोस्टली अधिकांशतया अच्छा ही रहता है, बेहतर ही रहता है, इनका काफी प्रभाव होता है, उसकी जानकारी मुझे वहां पर होनी चाहिए। जैसे मेरे पास में मेरा पहला फॉर्म है जो कंडीशनल में बहुत ज्यादा यूज होता है, और मेरा टर्म क्या है? यहां पर आपका बी टर्म है। बताओ क्या टर्म है? आपका बी टर्म है। बी का अगर मैं फर्स्ट फॉर्म यहां लेना चाहूंगा तो बी का पहला फॉर्म अपने पास क्या बचेगा? एम आर। क्या बनेगा? एम आर। बी का मैं सेकंड फॉर्म लेना चाहूंगा तो इसका टर्म बनेगा वॉज या वर। बी का मैं थर्ड फॉर्म लेना चाहूं तो ये मेरे पास में बनेगा बीन। बी का चौथा फॉर्म में लेना चाहूं तो ये बनेगा बीइंग। बी का मैं पांचवा फॉर्म लेना चाहूं ये बनेगा इज। यहां ये जरूर गौर करना, ये जो अपने पास में फॉर्म के नाम आते हैं उसमें ये जो सेकंड फॉर्म वाला हिस्सा होता है इसे अपन पास्ट फॉर्म कहेंगे। यहां थोड़ा कंफ्यूजन होता है, उसको ध्यान देना। और ये जो थर्ड फॉर्म वाला आता है इसे हम क्या बोलेंगे? आपका पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। ये फॉर्म है, नीचे वाला आपका पास्ट पार्टिसिपल है। क्लियर? ये चीज आपको वहां पर देखनी है। अब यहां पर ये नीचे वाले तो नॉर्मल से हैं, जिनको आप पढ़ते भी हो, समझते भी हो, अपनी अमूमन सामान्य भाषा में आप इसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कह देते हैं। और ये जो पांचवे वाला फॉर्म आता है इसे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या कह देते हैं? आपका एस या ईएस। कई बार एस जुड़ जाता है, हालांकि ईएस वाला फॉर्म तो इसमें नजर नहीं आता है, लेकिन जो पांचवा फॉर्म अपन जनरली बोलते हैं ना आपका, जैसे कैरी का कैरीज है तो उसमें आईईएस आ गया, आपका प्ले का प्लेज है तो उसमें एस आ गया। ठीक इसी प्रकार से बी का इज है तो उसमें आपका एस आ गया। ऐसा ही एक वर्ब फॉर्म आपको और सीखना है जो आपके लिए कंडीशनल में काफी बेहतर होता है। पहला फॉर्म मेरे पास में बी की मैं बात कर रहा हूं, इसके पांचों में पहला एमआर है, दूसरा वोजवर है, तीसरा बीन है, चौथा बीइंग है, पांचवा इज है। सेकंड वाले का ध्यान रखिएगा, इसे पास्ट फॉर्म पढ़ा जाता है। थर्ड वाले का ध्यान रखिएगा, इसे पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा जाता है। चौथे का ध्यान रखिएगा, इसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पढ़ा जाता है। और पांचवे का ध्यान रखिएगा, इसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस के नाम से जाना जाता है। अब चेक करेंगे जरा इसमें अगला फॉर्म। ये फॉर्म अपने पास होता है हैव। बताइए क्या रहेगा? आपका हैव रहेगा। इसका मुझे फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो इसका फर्स्ट फॉर्म अपने पास क्या आएगा? हैव। इसका सेकंड फॉर्म हम लेंगे, बताइए क्या बनेगा? हैड। इसका थर्ड फॉर्म लेंगे, क्या बनेगा? हैड। इसका फोर्थ फॉर्म लेंगे, क्या बनेगा?
हैविंग, और इसका फिफ्थ फॉर्म लेंगे, क्या बनेगा? हैज। ठीक है, अब ये जो टर्म आपके पास में आ रहा है, इस टर्म के अंदर हैव, हैड, हैविंग और हैज, इन पांचों को आपको याद रखना है। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है। आप कहेंगे सर पहचाने कैसे? अगर किसी भी वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी स्पेलिंग लेकर आता है, किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म और आपका सेकंड फॉर्म एक जैसी स्पेलिंग या एक जैसी वर्तनी लेकर आता है, तो जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब या मॉडल होता है वो आपका थर्ड फॉर्म बनेगा, और जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब या मॉडल नहीं होता है वो आपका सेकंड फॉर्म बनेगा। क्लियर? ये चीज आपके दिमाग में वहां पर आपको डाल लेनी चाहिए। तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, हैव का जो मेरा फर्स्ट फॉर्म रहेगा वो क्या रहेगा? हैव। सेकंड क्या रहेगा? हैड। थर्ड क्या रहेगा? हैड। फोर्थ क्या रहेगा? हैविंग। और फिफ्थ क्या रहेगा? आपका हैज रहेगा। अब अपनी अगली बात करते हैं हम, कंडीशनल के संदर्भ में ही करेंगे। पहले इसका पूरा बैकग्राउंड खंगाल लो ताकि क्वेश्चन अगला कहीं से भी पूछे आपको प्रॉब्लम नहीं आए। इसमें एक टर्म का ध्यान रखना है, वो ये, कंडीशनल के अंदर एक वर्ड आपका होता है सपोजिंग, और इसी का दूसरा वर्ड होता है आपका वहां पर इफ। 10 में से मैंने 2 शब्द उठाए। कई बार कॉमन एरर का या करेक्शन ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य त्रुटि है उसमें सुधार करना, उसका सेंटेंस आपसे पूछ लिया जाता है और इन दोनों को साथ में दे दिया जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपका सपोजिंग और इफ, ये जो दोनों हैं, ये दोनों शब्द कंडीशनल में एक साथ प्रयुक्त नहीं होते हैं। इन दोनों को हम कंडीशनल नेचर में एक साथ प्रयुक्त नहीं करते हैं, एक साथ नहीं लगाए। बात समझ में आई आपके? अर्थात सपोजिंग आ गया तो इफ नहीं आएगा, इफ आएगा तो सपोजिंग नहीं आएगा। हां, हटेगा कौन सा? ये दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। इक्विवेलेंट भी क्यों कहूं इन्हें, समतुल्य कहेंगे अपन, बिल्कुल बराबर ही है आपका। यहां वाले पार्ट में सपोजिंग आने पर इफ हटेगा, इफ आने पर सपोजिंग हटेगा। इन बातों को मैं 3 बार दोहरा चुका हूं, क्यों कहना चाह रहा हूं। अगर सपोजिंग और इफ दोनों साथ आ गए तो मैं हटाना किसको, ये हमें पता होना चाहिए। बराबर है तो इनमें नियम लगता है फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, पहले आओ पहले पाओ का। अर्थात सपोजिंग पहले आ गया, इफ बाद में आया तो इफ को हटा दो। इफ पहले आ गया, सपोजिंग बाद में आ गया तो आप इफ को रखो, सपोजिंग को हटा दो। अमूमन होता क्या विद्यार्थियों के द्वारा, आप दोस्तों के द्वारा आप क्या करते हैं, आप सपोजिंग को हटा देते हैं क्योंकि वो आपका सुना हुआ नहीं रहता, आप उसे ज्यादा यूज नहीं करते हैं। आप ये मानते हैं कि ये प्रिवेलेंट में नहीं है बल्कि नॉन प्रिवेलेंट है, प्रचलन से बाहर है, इत्यादि इत्यादि आपकी धारणाएं आपके मस्तिष्क में दौड़ती रहती हैं आपका। अब गलती क्या कर देते हैं कि आप वहां सपोजिंग को हर बार ही हटा देते हैं। मैं नहीं कहता कि सपोजिंग हटेगा नहीं, हट जाएगा, लेकिन कब हटेगा, जब इफ पहले आएगा। लेकिन सपोजिंग पहले आएगा तो आपका क्या हट जाएगा, आगे वाला हटेगा, इफ हटेगा। भाई जो काम सपोजिंग करता वही इफ करता है, जो काम इफ करता वही काम सपोजिंग करता है, तो फर्क कहां रहा? ठीक है, बात तो वही है आपकी। इसलिए दोनों में से जो पहले आएगा अपना स्थान ग्रहण करेगा, अपने स्थान पर विराजित होगा। जो दूसरा आएगा उसको स्थान ग्रहण करने की जगह ही नहीं मिलेगी, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, उसे अलग रखना पड़ेगा। अगली बात पर आइए जरा। नेक्स्ट अपने पास में एक वर्ड होता है लेस्ट। इसका उच्चारण जरूर सीख लीजिएगा, लेस्ट। और लेस्ट का हिंदी मीनिंग अगर मैं लेता हूं तो लेस्ट को पढ़ा जाएगा कहीं ऐसा ना हो जाए। क्या पढ़ेंगे इसे आपका, कहीं ऐसा ना हो जाए। अर्थात इसमें जो पैटर्न मुझे मिल रहा है वो मेरा पैटर्न किसका आएगा, आपका सजेशन का आएगा। और सजेशन को मैं हिंदी में कहूं तो बताइए इसे क्या कहा जाएगा, आपका सुझाव कहा जाएगा। अब ये जो सजेशन या सुझाव का हिस्सा आपके समक्ष आ रहा है, ये हमें जिस मॉडल की जानकारी देगा उस मॉडल को हम किससे इंडिकेट करेंगे, शुड से। सजेशन या एडवाइस जो होता है उस शुड से इंडिकेट किया जाता है। तो मुझे आपको समझाना क्या है कि लेस्ट के, यहां से पढ़िएगा, लेस्ट के बाद वाले क्लॉज या उपवाक्य, जो वाक्य का टुकड़ा रह गया, मैं यहां इस वर्ड पे गौर करना, मैं क्या लिख रहा हूं, हमेशा 100%, 100% ये अवश्यम भावी है, लगेगा ही लगेगा। हमेशा शुड, और शुड मॉडल है तो मॉडल होने के नाते क्या लेगा, वो आपका फर्स्ट फॉर्म लेगा। इसे बेस फॉर्म चाहिए, आपका हर हाल में चाहिए। शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
का प्रयोग किया जाएगा। यह टर्म लीजिए, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, लेस्ट के बाद वाले क्लोज में हमेशा ही क्या चाहिए आपका, शुड चाहिए दोस्तों, और शुड एक मॉडल ऑक्सिलियरी है, तो शुड अपने साथ में क्या ले लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लेगा। ये 100% है, डैम श्योरिटी है, इसमें आप किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं करेंगे, हर हाल में आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना सभी साथियों को, कौन सी बात का दोस्तों, आपका ये जरूर देखिएगा कि अगर मेरे पास में ये वर्ड आ गया, यदि मेरे पास में ये शब्द आ गया, कौन सा आपका, Least, क्या है, Least, इसके उच्चारण पे देखिएगा आप जरा, इसका उच्चारण बनता है लीस्ट। क्या पढ़ते हैं इसे, लीस्ट। इसे हम फोनेटिकली लिखें, इसका ट्रांसक्रिप्शन करें तो एज इट इज रहेगा, वैसा का वैसा आएगा। लेकिन इसका फोनेटिकली हम ट्रांसक्रिप्शन करें तो ये पार्ट अपना इस तरीके से बनेगा, ऐसे वाला, और कुछ जगह इसके सिंबल चेंज भी होते हैं, और चेंज होते हैं तो इस तरीके से भी आपका लिख दिया जाता है। बोथ आर करेक्ट, इसमें कोई सा भी आपका अशुद्ध या गलत नहीं है। कई बार इस सिंबल के बारे में बड़ी बहस चलती है और यह कह दिया जाता है कि एक सही एक गलत, या वो सही पहले वाला गलत, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अलग अलग जो आपके फनीशियंस हैं उन्होंने अलग अलग सिंबल्स दिए थे, उनमें से हमारा पेपर सेटर कौन सा यूज करता है, वो पूर्णतया फ्री है, वो दोनों प्रकार के सिंबल्स को ले सकता है। ये जनरली एक तो ई साउंड में होता है आपका, ठीक है, तो वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी आपसे हो जाती है कि आप एक का ही रट्टा मार के रखते हैं। तो आप रट्टा क्यों मारें, आप कंसेप्ट क्लियर करें ना, यहां पर अपनी अवधारणा पे आए और ये समझें कि ये एक फनीशियन ने दिया और ये आपको दूसरे फनीशियन ने दिया, और उसके आधार पर इसे आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो यहां लास्ट के बाद आने वाले क्लॉज में हमेशा शुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, और लास्ट है इसका मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए इसमें सजेशन का भाव होता है और हमें क्या लगाना होता है, शुड लगाना होता है। लेकिन ये जो टर्म आपका है कौन सा, लीस्ट, कौन सा शब्द है, लीस्ट, इसे हम पढ़ते हैं तो इसका अर्थ निकलता है कम से कम, और इस टुकड़े का किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण या किसी भी रवैये से, कंडीशनल से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, दूर दूर तक इसका कोई संबंध वहां पर नहीं बनता है। बात पल्ले पड़ रही है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या कवर आपको करवाना चाह रहा हूं, यह चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे इसके तीसरे फैक्टर की तरफ, और वो फैक्टर रहेगा हमारा इस वर्ड का, इसे हम पढ़ते हैं अनलेस। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अनलेस, और अनलेस का हम हिंदी मीनिंग लेते हैं तो इसे बोला जाता है यदि नहीं। अनलेस अपने आप में कैसा वर्ड है आपका, नेगेटिव है। नेगेटिव बोलने का मतलब क्या है बताओ, देखिए आपका नकारात्मक है, और अनलेस खुद नेगेटिव है, तो अनलेस के सेल्फ क्लॉज में, ये ध्यान दीजिए जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अनलेस के सेल्फ क्लॉज में यानी स्वयं के उपवाक्य में नॉट नहीं लगेगा, नॉट नहीं लगेगा। इस लाइन को आपको यहां लिखवाने से मेरा तात्पर्य क्या है, जिस टुकड़े में अनलेस आता है, जो कंडीशन के इफ क्लोज में आएगा, वहां नोट नहीं आएगा, उस नोट की पूर्ति कौन कर देगा, अनलेस कर देगा। लेकिन जो हमारा रिमेनिंग क्लोज है, जो शेष उपवाक्य या टुकड़ा है, उसमें आवश्यकता अनुसार नोट आ भी सकता है और नोट आपका नहीं भी आ सकता, दोनों स्थितियां वहां पर अप्लाई रहेंगी आपकी। तो जरा इसको चेक करिएगा किस तरीके से, मैं एक एग्जांपल आपके समक्ष लिख रहा हूं, अनलेस, अनलेस you study hard, you blank space fail, ऐसा आपसे पूछा जाएगा और आपको इसमें भरना पड़ेगा will fail। अब ये will fail कैसे आया, ये तो बात की बात है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना, वहां सिखाऊंगा विल फेल कैसे आया। एक क्वेश्चन बनता आपका इस तरीके से आपको दिया जाएगा, उसका एक एग्जांपल मात्र है, तो अभी अपना कहते हैं ना दिल थाम के बैठिए, अपनी धड़कनें तेज मत करिए। यहां पर ये चीजें भी सिखाऊंगा, लेकिन ये लेटर ऑन उसके बाद वाले सेक्शन में आएगा। यहां ये पैटर्न अपने पास में चला किससे, अनलेस से चला। अनलेस आ गया तो अनलेस का खुद का टुकड़ा मेरे भाई कहां तक है, यहां तक। कहां तक है, अनलेस से लेके हार्ड तक। अब ये दूसरा टुकड़ा है यू से लेके फेल तक, क्लियर। अब अगला ये कह रहा है
कि अनलेस के खुद के टुकड़े में नोट नहीं आएगा, तो देख लो कहीं अनलेस से लेके हार्ड तक आ रहा क्या, अनलेस से लेके हार्ड तक आ रहा क्या, नहीं आ रहा। बात क्लियर। अब दिक्कत क्या होती है कि हम ये समझ जाते हैं, गलत धारणा अपना लेते हैं कि अनलेस के पूरे वक्त के में नोट नहीं आएगा। हमारी गलती क्या होती है, यहां से लेके यहां तक पूरे सेंटेंस में ही क्या नहीं होगा, नोट नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगले क्लोज में या अनलेस के बचे हुए क्लोज में या अनलेस के अलावा क्लोज के अंदर आवश्यकता अनुसार नोट आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। हम एक इसका एग्जांपल लेते हैं ताकि ये भ्रांति है उसे हमेशा हमेशा के लिए अपन खत्म कर दें। सेंटेंस आपका ये बने, अनलेस you study hard, you blank space not pass। अब चेक करो, यहां पर इस बार मेरे पास में क्या आएगा, will not pass। अब देखो जरा क्या लिखा गया इसके अंदर आपका, कि अनलेस का जो टुकड़ा आ रहा है उस अनलेस के टुकड़े के अंदर यहां से लेके यहां हार्ड तक कहीं पर भी नोट नजर आया क्या, नहीं आया ना, बात साबित हो गई। आगे वाले में है यू विल नॉट पास। इस टुकड़े को आप अगर पढ़ते हैं तो इस टुकड़े के अंदर यहां इस सेंस में अपने को क्या मिल रहा, आपका नोट मिल रहा। चेक करो क्या मिल रहा है यहां पर, नोट। क्या ऊपर वाले में था, नहीं था ना, अर्थ निकाल लो, जबरदस्ती नहीं चिपकाया हुआ इसमें, स्टिक टू कुछ भी नहीं है आपका। यदि आप कठोर मेहनत नहीं करते हैं आप अनुत्तीर्ण हो जाएंगे नीचे, यदि आप कठोर मेहनत नहीं करते हैं, कठोर अध्ययन नहीं करते हैं तो आप उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। बात वही है, शब्दों का फेरबदल है, शब्दों की हेराफेरी की गई है, शब्दों की हेराफेरी के अलावा इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन यहां चेक करो, अनलेस के आगे वाले टुकड़े में एक में नोट आया है और दूसरे में नोट आपका नहीं आया है। एक में नोट आपका आया है और दूसरे में नोट नहीं आया है, मतलब अनलेस खुद के टुकड़े में कभी भी नोट नहीं लेगा। ये 100%, ये 100% बात है। लेकिन जो दूसरे वाला है उसमें आवश्यकता अनुसार आपका नोट आ भी सकता है और आपका नहीं भी आ सकता है। क्लियर हुआ? तो आज के बाद कभी ये नहीं कहेंगे कि अनलेस के सेंटेंस में नोट नहीं आएगा। सेंटेंस मेरे भाई अनलेस से लेके यहां तक, यहां फेल तक और यहां पास तक पूरा ये सेंटेंस आपका बनता है। तो सेंटेंस के एक टुकड़े में आवश्यकता अनुसार नोट हो भी सकता है और एक टुकड़े में आवश्यकता अनुसार नोट नहीं भी हो सकता। याद क्या करना है, रखना क्या याद है आपको, कि अनलेस अपने खुद के क्लोज में कभी भी क्या नहीं लेगा, आपका नोट नहीं लेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं जरा अपन इसमें। अब यहां पर इसकी शुरुआत का जो अपन ने पार्ट लिया था, कंडीशनल का नेचर लिया था, उसी चीज को अपन समझेंगे। कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, उसके दो क्लोजेस होते हैं। कितने क्लोजेस होते हैं आपके? दो क्लोजेस होते हैं। पहला जो क्लोज होता है उसे इफ क्लोज कहा जाता है और इफ क्लोज साथियों वो होता है जिसमें बताओ क्या मिलेगा, आपका कंडीशन। और जो दूसरा क्लोज मेरे पास आता है उसे मैं क्या कहूंगा, आपका रिजल्ट क्लोज कहूंगा। और रिजल्ट क्लोज वो होता है जिसमें मुझे क्या मिलता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है? एक्सपेक्टेड रिजल्ट। थोड़ी सी अर्थ की समस्या आपको होती है तो उसे मैं लिख देता हूं, अपेक्षित परिणाम या वांछित परिणाम। क्या पढ़ा जाएगा इसे आपका? अपेक्षित परिणाम या वांछित परिणाम। यह गारंटीड नहीं है, प्रत्याभूति का पार्ट नहीं है, यह 100% या 100% नहीं है। आप इस बात का कहीं पर भी कमिटमेंट नहीं कर सकते कि ऐसा करने पर ऐसा होगा, ये आएगा तो ये होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्लियर? यानी इस कंडीशन पर आप ये अपेक्षा कर सकते हैं, ये आशा रख सकते हैं, ये आपकी उम्मीद हो सकती है, आपकी होप हो सकती है, आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है, आपके वहां पर आउटपुट के नजरिए हो सकते हैं, आपका एटीट्यूड हो सकता है। लेकिन फिर भी आप किसी को 100% ये डैम श्योर नहीं कह सकते कि ये काम होगा, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। अगर अपन देखते हैं यहां पर तो पहले वाले सेंटेंस में से आ जाइए। पहले वाले सेंटेंस में आने के बाद में इजीली आपको वहां पर पता चलता है कि ये होगा या नहीं होगा। इस स्लाइड पे गौर फरमाइए जरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, एक्सपेक्टेड क्यों बोला मैंने, अपेक्षित क्यों बोला? इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठोर मेहनत करते हैं, यू विल गेट सिलेक्शन, आपका चयन हो जाएगा।
क्या हर हार्ड वर्क या वर्क हार्ड करने वाले बंदे का सिलेक्शन होता है क्या? गारंटीड नहीं है ना, कुछ का होता है कुछ का नहीं होता, कुछ अनफॉर्चुनेट होते हैं, मिसफॉर्चून होता, बदकिस्मती है उनके लिए, ठीक है, दुर्भाग्य उनका साथ नहीं छोड़ता है, काफी मेहनत करने के बाद में भी वो प्रतिस्पर्धा में प्रतियोगिता में पिछड़ जाते हैं, ठीक है, तो गारंटीड तो नहीं है। आप ये कह सकते हैं मोर देन 90%, 90% से ज्यादा या ऑलमोस्ट लगभग या मोस्टली अधिकांशतया ऐसा होता होगा, लेकिन 100% तो ये चीज नहीं है ना, ठीक है। यही मैंने आपको यहां समझाने की कोशिश की है कि आपके पास में जब भी अपना पैटर्न लगता है तो उस पैटर्न के अंदर यह टर्मिनोलॉजी है कि आपका सेंटेंस कंडीशन और रिजल्ट लेकर आएगा, लेकिन रिजल्ट कंफर्म्ड नहीं होगा, रिजल्ट कैसा होगा आपका एक्सपेक्टेड रहेगा। इसको मैं ऊपर यहां लिख देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। रिजल्ट यहां पर कैसा नहीं होगा बताओ, देखें आपका कंफर्म्ड रिजल्ट वहां पर नहीं माना जाएगा। ये लीजिए, ये पैटर्न इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब आपको चेक क्या करना है, यहां पर इस इफ क्लॉज में कंडीशन आती है, रिजल्ट क्लॉज में एक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है, तो यह बात तो अपनी हो रखी है, कंडीशन बाद में भी जा सकती है, रिजल्ट आपका पहले आ सकता है, मतलब इन क्लॉजेस का स्थान तो फिक्स नहीं है। आप चाहें तो इफ क्लॉज को आगे ले जाएं, आप चाहें तो रिजल्ट क्लॉज को पहले ले आएं, ये तो संभव सी बात है ना आपकी। तो यहां इस पैटर्न को हमें चेक करना, जरा देखिएगा, यहां पर हम पहला पैटर्न लेंगे और वो हमारा पैटर्न बनेगा आपका प्रोबेबल का। किस प्रकार का वाक्य होगा? प्रोबेबल का। और प्रोबेबल के अंदर भी किसका रहेगा आपका? एक्टिव वॉइस का। यह भी ध्यान दीजिए, प्रोबेबल में भी किसका रहेगा आपका? एक्टिव वॉइस का रहेगा, ठीक है, जिसमें मुझे इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, आवश्यकता पड़ने पर एस या ईएस आ भी सकता है और आपका हट भी सकता है, और निगेटिव सेक्टर में ले जाऊं तो यहां पर डू या डज रहेगा, प्लस में आपका नॉट रहेगा, और प्लस में क्या आएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आवश्यकता पड़ने पर एस या ईएस, नेगेटिव में डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके पैसिव की चर्चा हम बाद में करने वाले हैं, अभी नहीं करेंगे यहां पर। इसी तरीके से रिजल्ट क्लॉज में एक्टिव वॉइस में मुझे पहली प्राथमिकता में इन दो मॉडल ऑक्सिलियरीज का ध्यान रखना है, जिसमें एक का नाम विल रहेगा और दूसरे का नाम शैल रहेगा, ठीक है। इनको मैं प्राथमिकता दूंगा। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है, इनकी उपलब्धता नहीं होती है, तो मैं आगे बढ़ूंगा और भाव के मुताबिक यहां पर मॉडल कैन का इस्तेमाल कर सकता हूं या फिर मॉडल मे का इस्तेमाल कर सकता हूं, और साथ में यहां पर क्या अप्लाई हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? अब अगली जो चीज यहां पर आ रही है कि सर इस सेंटेंस का हमें यूज करना आना चाहिए। हम यूज कैसे करें? दोस्तों बिल्कुल कर पाएंगे आप, बड़ा आसानी के साथ कर पाएंगे। आपका एक एग्जांपल मैं दूं, मैंने सेंटेंस लिखा इफ यू ब्लैंक स्पेस, ब्रैकेट में आपको दिया गया रन फास्ट कॉमा you will catch the train। क्या मीनिंग निकलता है? अगर आप तेज दौड़ते हैं, अगर आप तेज दौड़ेंगे तो आप निश्चित तौर पर गाड़ी पकड़ लेंगे, ट्रेन में बैठ पाएंगे या ट्रेन में यात्रा कर पाएंगे। तो हमें पहले तो यह पहचानना है कि हमारा सेंटेंस कंडीशनल है क्या? बिल्कुल है दोस्तों, ये रहा, ठीक है। दूसरी बात हमें यह देखनी है कि यहां पर अपने पास में क्या आया? विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। क्लियर? तो विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये रहा विल, और ये रहा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हमें इसका रिजल्ट क्लॉज भर के दिया हुआ है। अगला क्या पूछ रहा है? इफ क्लॉज पूछ रहा है, जिसमें हमें यह देखना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अगर आप तेज दौड़ते हैं, अर्थ के आधार पर भी पॉजिटिव है, और स्ट्रक्चर या संरचना में झांकते हैं तो वहां भी देख लीजिए, कहीं पर आपको नोट दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। मतलब कैसा है? अफर्मेटिव ही तो है, ठीक। तो यहां पॉजिटिव हम क्या लगाते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आवश्यकता पड़ने पर एस या ईएस। तो इसको मैं आपको टेंस में पढ़ा ही चुका हूं आपके लिए। अगर मेरा सब्जेक्ट आई वी यू दे बहुवचन होता है तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट में वहां एस या ईएस के लिए कोई जगह नहीं होगी। और अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा सब्जेक्ट ही शी इट नेम और एक वचन होता है, तो ऐसे हालात के अंदर वहां पर आवश्यकता पड़ने पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लग सकता है? एस या ईएस भी लग सकता है, ठीक है। और वहां अगर एस ईएस वाले सब्जेक्ट आ गए तो वर्ब के लास्ट में एस डबल एस 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 सी एच एक्स ओ जेड है तो ईएस लगेगा, अन्यथा वहां पर क्या लग जाएगा? आपका
एस लग जाएगा। ये पैटर्न आपको देखना। तो इसमें तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू अपने साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लेता है, अर्थात रन का वापिस क्या रहेगा, रन रहेगा। लेकिन दोस्तों ये भी आपको याद करना ही करना है कि रन के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, रन है फर्स्ट फॉर्म, रेन है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म वापिस क्या बनेगा आपका, रन ही बनेगा। तो क्या बना स्ट्रक्चर, रन रेन रन। क्यों ना लगे हाथ, इसका एक एग्जांपल अपन और कर लें ताकि वो आपकी क्लैरिटी आ जाए कि सर हम किस तरीके से इसका सॉल्यूशन देंगे। सेंटेंस मिले, इफ she likes you, comma, she blank space propose you। अब चेक करें जरा, इस टर्म के अंदर मुझे यहां पर क्या दिया हुआ है, इफ दिया हुआ है। इफ के साथ में यहां टर्म क्या रहा बताओ आपका, लाइक्स। इफ आधे कंडीशनल हुआ ना, ये इफ मुझे बताएगा कि मेरा सेंटेंस कैसा है, कंडीशनल है, और इसका कौन सा क्लोज है, इफ क्लोज है। अब आपके दिमाग में एक संशय घूम रहा होगा कि क्या इफ आने से इफ क्लोज बनता है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। इस पर विस्तृत चर्चा हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहां चेक कीजिएगा, कंडीशनल है, उसमें मेरे पास में क्या है आपका, इफ क्लोज है, ठीक है। उसके अंदर ये दिया गया, यहां पर लाइक्स है, ये किसका काम कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का काम कर रहा है, ठीक है। अब ये जो टर्म आपका आ रहा है, इसको मैच करिए जरा पीछे वाले पार्ट के अंदर। इधर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस मतलब प्रोबेबल, यानी पहला एक्टिव वॉइस का कंडीशनल है, उसका इफ क्लोज दिया। मुझे क्या चाहिए, विल या शेल या कैन या मे चाहिए, जिसमें मैंने येलो में इसे आपका हाईलाइट कर रखा है। पहली प्राथमिकता मेरी किसकी रहेगी, विल और शेल की रहेगी, क्लियर। तो यहां देखते हैं अपने पास में शी है, शी क्या लेगा। अगर जनरल वे में मैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करूं, तो वहां पर मुझे क्या चाहिए होता है, आपका क्या चाहिए होता है, अरे आई और वी के साथ शेल लगेगा, और बाकी के साथ जैसे अपने पास में आई और वी को छोड़कर यू बच गया, दे बच गया, या फिर प्लूरल बच गया, ही शी इट नेम सिंगुलर बच गया, उन सब के साथ क्या आएगा आपका, विल आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहां शी है, आई और वी को छोड़कर ही तो है, तो जनरल मैनर के अंदर ये क्या ले लेगा, विल ले लेगा, और विल के साथ में यहां पर इसका फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, और फर्स्ट फॉर्म मेरे पास क्या रहेगा, प्रपोज। मुझे यहां पर प्रपोज है, उसकी तीनों फॉर्म आनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म मेरे पास में प्रपोज रहेगा, और सेकंड फॉर्म में इसमें लेकर चलूं तो बताइए ये किस में जाएगा, प्रपोज्ड में जाएगा, और थर्ड फॉर्म में इसमें लेकर आऊं तो बता दीजिए ये मेरा किस में चला जाएगा, आपका प्रपोज्ड में चला जाएगा। ये तीनों फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। लाइक की तीनों फॉर्म भी आप दोस्तों को आनी चाहिए। मेरा फर्स्ट फॉर्म यहां पर क्या बनेगा, लाइक बनेगा। सेकंड फॉर्म यहां पर लेंगे, बताओ ये किस में जाएगा, लाइक में जाएगा, और थर्ड फॉर्म यहां पर लेकर चलेंगे तो बताइए ये किस में चलेगा, आपका लाइक में चलेगा, क्लियर। तो यहां पर ये जो दुविधा आती है कई बार फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म की, पहली बात तो आने नहीं दूंगा। मेरी कोशिश रहेगी हर सेंटेंस में जहां जहां वर्ब फॉर्म है उसके तीनों फॉर्म में लिखता चलूं। कुछ को आता आप में से, कुछ को नहीं आता। जिनको नहीं आता है उनका भी अपन भला करते चलेंगे, उनको भी अपन साथ लेकर ही वहां पर चलेंगे। तो आज दोस्तों अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसका एक रिकेपिचुलेशन, फास्ट रिकेपिचुलेशन अपन यहां पर लेते हैं। अपना जो टर्म था वो किसके बारे में था, आपका सेंटेंस क्या था, कंडीशनल्स, अर्थात शर्तात्मक वाक्यों की बात यहां पर की जा रही है। अब इसमें पहली बात हमारी ये हुई कि ये चीज है क्या, तो मैंने आपको यहां पर ये समझाया था कि कंडीशनल्स है वो कंडीशन प्लस एल प्लस एस से बना है। कंडीशन का मतलब शर्त होता है, और इसी से कंडीशनल सेंटेंसेस बन जाएगा, जिसका शाब्दिक अर्थ शर्तात्मक वाक्य बनता है। फिर अगली बात, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उसमें दो एस्पेक्ट या दो पहलू होते हैं, कंडीशन प्लस रिजल्ट। कंडीशन का मतलब शर्त है, रिजल्ट का मतलब परिणाम है, जिसमें कंडीशन पहले आ सकती है, रिजल्ट बाद में जा सकता है, रिजल्ट पहले आ सकता है और कंडीशन बाद में जा सकती है। फिर अगली बात, इसकी आइडेंटिफिकेशन या पहचान निम्नांकित 10 शब्दों से होती है, जिनमें आपका इफ है, अनलेस है, अंटिल है, सपोजिंग है, वर है, सो लॉन्ग है, लेस्ट है, हैड है, एज इफ है या प्रोवाइडेड है। यहां प्रोवाइडेड का मतलब प्रदान किया नहीं बल्कि बशर्ते, यदि, काश, अगर है, और वर का मतलब भी
था ती थी ते थे या था थी थे से नहीं है, बल्कि किससे, काश, अगर या यदि से है। इसमें फैक्टर सपोजिशन या इमेजिनेशन यानी कल्पना के आधार पर आपको बताने वाला मिलेगा। फिर अगली बात अपनी हुई कि बी के 5 फॉर्म, पहला एमआर, दूसरा वोजवर, तीसरा बीइंग, चौथा बीइंग, पांचवा इज है आपका। ठीक है, इसमें अपने पास में सेकंड को हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, थर्ड को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, चौथे को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहते हैं और पांचवे को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस कहते हैं। फिर जो है मेरे पास आ रहा है उसमें फर्स्ट फॉर्म हैव है, सेकंड हैड है, थर्ड हैड है, फोर्थ हैविंग और फिफ्थ क्या है आपका, वहां पर हैज बनेगा। फिर अगली बात लेते हैं तो सपोजिंग और इफ, ये दोनों कंडीशनल में कभी भी एक साथ प्रयुक्त नहीं होते। जो पहले आएगा वो रहेगा, जो बाद में आएगा वो वहां से हट जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट गेट वाला, पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर। अगली बात, कंडीशनल में अपना एक शब्द होता है जिसका नाम लास्ट है और लास्ट के बाद आने वाले क्लोज में हमेशा आपको क्या चाहिए, शुड चाहिए और शुड के साथ क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। यह ध्यान रखिएगा, लास्ट का हिंदी मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसमें सजेशन या सुझाव का भाव मिलेगा, अर्थात शुड की प्रवृत्ति इसमें रखी जाएगी। यहां पर एक शब्द होता है लिस्ट और लिस्ट के मायने क्या होते हैं आपका, कम से कम। और इस लिस्ट का कंडीशनल से कोई मतलब नहीं है। हमारा कंडीशन का मतलब केवल किससे दोस्तों, आपका लास्ट से रहेगा, लिस्ट से नहीं रहेगा। अगली बात यह थी अनलेस का मीनिंग यदि नहीं, अर्थात यह नेगेटिव या नकारात्मक है। अनलेस अपने खुद के क्लोज में नोट नहीं लेगा, जो इसका क्लोज होता है। बचे हुए क्लोज में आवश्यकता अनुसार नोट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, कोई बाउंडेशन नहीं होती है। फिर अपन ने पढ़ा यहां पर कि अपने कंडीशनल में दो क्लोजेस होते हैं। पहला क्लोज अपना इफ क्लोज जो कंडीशन देता है, दूसरा अपना रिजल्ट क्लोज या एक्सपेक्टेड रिजल्ट देने वाला क्लोज होता है। कभी भी ये कंफर्म्ड या अपेक्षित परिणाम तो दे सकता है, लेकिन पुष्टिगत या फिर ये कहें गारंटीड प्रत्याभूति वाला परिणाम नहीं देता है। मतलब रिजल्ट मिल भी सकता और नहीं भी मिल सकता। इसका जो पहला टुकड़ा है जिसे प्रोबेबल के नाम से जानते हैं, एक्टिव वॉइस के नजरिए से देखें तो उसके अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आवश्यकता पड़ने पर एस या ईएस आता है। उसके नेगेटिव फेज में डू या डस के साथ नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। इसके रिजल्ट क्लोज में पहली प्राथमिकता में विल या शैल होता है। उपलब्ध नहीं है तो कैन आएगा, नहीं तो फिर आपका मे आएगा। भाव के अनुसार, अर्थ के अनुसार, मूड या इमोशन के अनुसार देख लिया जाएगा। लेकिन मॉडल होने के नाते साथ में क्या लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यह बात पहले क्लियर कर ही चुका हूं कि मेरा इफ क्लोज बाद में जा सकता है, रिजल्ट क्लोज मेरा पहले भी आ सकता है। और इसके हमने एग्जांपल्स भी लिए हैं। यहां पर यह पहला एग्जांपल और यहां पर यह इसका दूसरा एग्जांपल। साथ में प्रपोज की तीनों फॉर्म आपको बताई हैं और लाइक की तीनों फॉर्म मैंने आपको वहां पर बता रखी हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं ये मानता हूं कि आपके लिए वहां पर इतना ही काफी रहेगा, क्योंकि ये जो टर्म आपके पास आ रहा है, इस टर्म के अंदर जो सीधी सीधी सिचुएशन है वो सिचुएशन आपकी ये बनेगी। कौन सी सिचुएशन आपके लिए, कि आप इस टर्मिनोलॉजी के अंदर या आप इस तात्विक आधार के अंदर ये चीज तलाश करेंगे, ये चीज वहां पर ढूंढेंगे कि अपने पास कंडीशनल सेंटेंस होता कैसा है और कंडीशनल सेंटेंस को किस तरीके से आपका अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। उसका पहला टुकड़ा भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो दोस्तों आज के इस ऑनलाइन लेक्चर के अंदर इतना ही। मिलते हैं जल्दी अपने अगले लेक्चर में, वहां पर कंडीशनल को खत्म करेंगे। उसका दूसरा इंप्रोबेबल या सेकंड कंडीशनल, उसका तीसरा इंपॉसिबल या फिर असंभव या नामुमकिन स्थिति वाला जो आपका वहां पर कंडीशनल होता है, उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। तब तक के लिए सभी दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से शब्बा खैर।